नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ ज्योति तनेजा भसीन। वीर सावरकर को लेकर पूरे देश में बहस छिड़ी है। बहस इस बात को लेकर कि क्या सावरकर देश के महानायक थे। इस सवाल को लेकर अब तक के कई इतिहासकारों की अलग अलग राय है, लेकिन अब जो इतिहास के नए तथ्य सामने आ रहे हैं उसने इन इतिहासकारों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है, जिन्होंने इतिहास के पन्नों में सावरकर का कैरेक्टर असैसिनेशन किया। सावरकर की वीरता का सच क्या है, आज आपको इसकी पूरी रिपोर्ट आइए दिखाते हैं। सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार। इनके बदनामी की मुहिम चली है, स्वतंत्रता के बाद बहुत तेजी से चली है। मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। वीर सावरकर, पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर। इतिहास के पन्नों ने आजादी के इस वीर सेनानी को लेकर जितना बताया और जितना छिपाया, उस पर विवादों की एक नई किताब लिखी जा सकती है। लेकिन सवाल है कि वीर सावरकर के इतिहास को लेकर ऐसा कौन सा झूठ फैलाया गया जिस पर अब जाकर विवाद खड़ा हो रहा है। देश के इस वीर की सच्चाई को आज की नई पीढ़ी के सामने लाने की जिम्मेदारी जिन इतिहासकारों पर थी, उन इतिहासकारों ने सावरकर के साथ न्याय नहीं किया। इतिहासकारों ने वही बताया जो सच से परे था, वो सुनाया जिससे सावरकर को इतिहास के पन्नों में विवादित बना दिया। और इसी के चलते आज देश में सबसे बड़ी बहस हो रही है। वीर सावरकर को लेकर वामपंथी इतिहासकारों ने तथ्य को मरोड़कर सबसे बड़ा झूठ ये फैलाया कि सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी, जबकि इस तथ्य को दबा गए जिसमें महात्मा गांधी ने सावरकर को मर्सी पिटीशन यानी माफीनामा देने का सुझाव दिया था। आजादी के 70 साल तक इसी झूठ को इतिहास के आईने से दिखाने की कोशिश की गई। एकेडमिक सर्किल में यह मुद्दा डिबेट का विषय बना रहा, लेकिन अब यह झूठ एक्सपोज हो रहा है। तो जब इन्होंने इस पे दस्तखत किए इतनी 3 माफीनामों के बाद, तो जाहिर है अब ये अंग्रेज़ों के खिलाफ तो कुछ कह ही नहीं सकते थे। तो इन्होंने फिर एक, क्योंकि शिवाजी कल्ट में ये इशू भी था कि मुग़लों के ख़िलाफ़ लड़ाए जा रहे थे, मुग़ल मुसलमान थे, तो उस विचारधारा को लेकर अब इन्होंने मुसलमानों के ख़िलाफ़ लिखना शुरू किया और हिंदुत्वा का 1922 में हिंदुत्वा का नज़रिया पेश किया। अंग्रेज़ों की बुराई बिल्कुल और उनकी एक विरोध बंद कर दी। इसलिए जाहिर है कि जितने भी कांग्रेस या राष्ट्रीय आंदोलन के एलिमेंट्स थे सब इनके खिलाफ हो गए। जिनकी आइडियोलॉजी विभाजित भारत पे ही टिकी हुई है, जिनकी पॉलिटिक्स, वोट बैंक पॉलिटिक्स जो है वो विभाजित भारत पे ही टिकी हुई है, वैसे लोग वीर सावरकर उनके लिए समय बड़ा खतरा है। क्योंकि वो ये डर लगता है कि वीर सावरकर अगर हमारी भावी पीढ़ी के अगर हीरो बन गए, और मैंने कहा कि वीर सावरकर के हिंदुत्व के अंदर मुसलमान और क्रिश्चियनों के लिए भी जगह है, बशर्ते कि मुख्य धारा में रहना चाहते हैं तो ऐसे क्रिश्चियन और मुसलमान बड़ी संख्या है उनकी भी, जो मुख्य धारा में रहते थे, वो भी अगर वीर सावरकर को उन्होंने अपना हीरो मान लिया तो इनकी दुकान बंद हो जाएगी। ये इतिहासकार उदय माहुरकर हैं। इन्होंने वीर सावरकर से जुड़े तमाम ऐतिहासिक तथ्यों का सालों तक अध्ययन किया और फिर वीर सावरकर द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन नाम से किताब लिखी है। सावरकर के कथित माफीनामे को लेकर इन्होंने क्या ऐतिहासिक तथ्य पाए, वो भी सुनिए। तो गांधी जी ने वीर सावरकर का जो पिटीशन वाला मामला है उसको सपोर्ट किया था, क्योंकि 1921 के अंदर वीर सावरकर के समय छोटे भाई नारायण राव और महात्मा गांधी का संपर्क हुआ था इस मुद्दे के ऊपर, और महात्मा गांधी ने कहा था कि ये जो पिटीशन जो कर रहे हैं सावरकर बिल्कुल बराबर है और करते रहें। और तो उन्होंने एक लेख भी लिखा था, यंग इंडिया नाम की एक उनकी पत्रिका थी, उसमें उन्होंने लिखा था कि भाई परमानंद नाम के एक बहुत बड़े क्रांतिकारी हो गए, उनको अगर उनके पिटीशन के आधार पर छोड़ दिया जाता है तो सावरकर को क्यों नहीं छोड़ा जा रहा। अंग्रेजों से सावरकर के जिस कथित माफीनामे को लेकर महात्मा गांधी का जिक्र हो रहा है, उसकी वजह है ये चिट्ठी जिसे गांधी जी ने 25 जनवरी 1920 को वीर सावरकर को लिखी थी। इस चिट्ठी में तब गांधी जी ने सावरकर को लिखा था, आपका पत्र मुझे मिला,
लेकिन आपको सलाह देना मुझे कठिन लग रहा है। फिर भी मेरी राय है कि आप एक याचिका तैयार कराएं जिसमें मामले से जुड़े तथ्यों का जिक्र हो कि आपके भाइयों द्वारा किया गया अपराध पूरी तरह राजनीतिक था। इस बीच जैसा कि मैंने अपने पिछले पत्र में लिखा था कि मैं इस मामले को अपने तरीके से आगे बढ़ा रहा हूं। इतिहास का यह सच है कि अंग्रेजों की कैद से आजादी के लिए वीर सावरकर की ओर से मर्सी पिटीशन यानी दया याचिका लगाई गई थी, जिसकी सलाह महात्मा गांधी की ओर से सावरकर को दी गई थी। लेकिन इस सलाह को सावरकर ने सिर्फ इसलिए स्वीकार नहीं किया कि उन्हें व्यक्तिगत कैद से आजादी चाहिए थी, बल्कि वो इसलिए कैद से रिहा होना चाहते थे ताकि अपने उस राष्ट्रीय लक्ष्य को पा सके जिसके लिए उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सालों तक संघर्ष किया था। Somebody who was around, just for 5 years, captivity extends to 13 years, and their unwillingness to let him go shows that he was not a stooge. Because if he were a stooge, and if he were someone who was, as they say, a spy of the British, was passing on secrets and all kinds of other allegations, the British would have actually made use of him. He was a useful person. He was a lawyer who was returned from London. He was an intelligent man. He was had scholarly abilities. So the British would have co-opted him into the system. हर एक माफी पत्र के पीछे एक उद्देश्य था। उद्देश्य ये था, उनका लक्ष्य था हिंदवी स्वराज्य। और जब उनको लगता था कि कहीं ना कहीं वो उनकी जो शक्ति वो कम पड़ रही है, उस टाइम पे माफ़ी मांग लेते थे। वो उसको जायज़ समझते थे। दुश्मन के साथ दुश्मन अगर उस टाइप का व्यवहार कर रहा है तो उसके साथ उस टाइप का व्यवहार करना कोई गलत बात नहीं है। तो चाणक्य नीति को मानते थे। यंग इंडिया के लेख में महात्मा गांधी ने लिखा था कि ये पूरी तरह स्पष्ट है कि हिंसा के जो आरोप वीर सावरकर और उनके बड़े भाई पर लगे हैं वो साबित नहीं हुए हैं और उन्हें ब्रिटेन के किंग जॉर्ज V के आदेश पर छोड़ देना चाहिए। अंग्रेजों के काला पानी की सजा काटने वाले जिस सावरकर को लेकर वामपंथी इतिहासकारों ने तथ्यों पर पर्देदारी की, उन्हीं इतिहासकारों ने पंडित नेहरू और दूसरे समकालीन नेताओं की जेल यात्रा का एक एक तथ्य बड़ी प्रमुखता से इतिहास में दर्ज किया। हालांकि नेहरू और सावरकर के जेल यात्राओं की तुलना किसी भी लिहाज से नहीं की जा सकती, क्योंकि नेहरू के राजनीतिक कैद के दौरान अंग्रेज उन्हें हर वो सुविधा मुहैया कराते थे जो एक राजनीतिक बंदी को दी जाती थी। मतलब सोने के लिए खाट, पढ़ने के लिए किताबें, बैठने के लिए चेयर टेबल और लिखने के लिए कॉपी और कलम। लेकिन पोर्ट ब्लेयर की काला पानी जेल में कैद सावरकर की जिंदगी इससे बिल्कुल अलग थी। कैद में सावरकर के हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां जकड़ी रहती थी। यहाँ उन्हें लोहे के ऐसे बर्तन में खाना दिया जाता था जो जंग लगे होते थे। इन बर्तनों को मांजने तक की इजाजत नहीं थी। जेल के सेल में ही नित्य कर्म करने की इजाजत थी। कैदियों को मिट्टी का बर्तन मिलता था और उसी में पेशाब करना होता था। सावरकर ने अपनी किताब में लिखा था कि मैंने अपने पास एक कील छिपा कर रखी थी जिससे मैं जेल की दीवारों पर कविताएं लिखा करता था। अपनी व्यथा को लिखा करते थे और उनको उन्होंने कंठस्थ भी कर लिया था। अपने 9 साल 10 महीने के कारावास के दौरान उन्होंने जेल की कोठरी के दीवार पर 10,000 लाइनें लिखी थी। सेल्यूलर जेल जो आजादी के लड़ने वालों के लिए एक महातीर्थ बना था, वीर सावरकर जहां 10 साल रहे, भाई परमानंद रहे, जहां सन्याल जी रहे, इस सेल्यूलर जेल को देश की युवा पीढ़ी अगर एक बार देखेगी तो उनको मालूम पड़ेगा कि हमारे पुरखों ने जिस आजादी में हम आजाद भारत में दम ले रहे हैं, ये स्थिति को लाने के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकाई। जिस दौरान सावरकर अंडमान की सेलुलर जेल में कैद थे, उसी दौरान उनके भाई गणेश सावरकर को भी उसी सेलुलर जेल में कैद किया गया था। गणेश सावरकर नासिक और पुणे में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ चल रहे आंदोलनों में शामिल थे। 1909 में गणेश सावरकर ने मोर्ले मिंटो सुधार के खिलाफ भी आवाज उठाई थी और उन्हें भी सावरकर की तरह सजाए कालापानी हुई थी। लेकिन 7/9 के अंधेरे सेल में कैद वीर सावरकर को पूरे 9 साल 10 महीने ये पता नहीं लगा कि जेल की इसी चारदीवारी के एक दूसरे कोने में उनके भाई भी कैद हैं। मुंबई से ज्योत्सना गंग ने और दिल्ली से मोहित बख्शी और निशांत राय के साथ टीम न्यूज़ नेशन।